Hello, my friends and my followers. Today, I am going to explain about the Punarjanam, about rebirth. Why the concept of rebirth is very important to understand in deeply. जो rebirth का जो concept है, एक philosophical एक term है और philosophical understanding है. जब हम रिवर्थ की फिलॉसफी को समझ जाएंगे इट मीन्स हमारा माइंड धीरे धीरे रेशनल होने लगेगा और एक रेशनल माइंड ही इस रिवर्थ थ्योरी को बुद्ध की जो रिवर्थ थ्योरी है उसको समझ सकता है। रिवर्थ थ्योरी को समझने का मतलब है कि आप विभिन्न प्रकार की जो आवंडर है, ड्रामा है, पाखंड है, दुनिया भर की ट्रैपिंग जो नेटवर्क चल रहा है, आप उसमें फंसे हुए हैं या जो भी लोग फंसे हुए हैं वो सभी लोग उससे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसलिए रिवर्थ के सिद्धांत और उसके आइडियाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत पाखंड है और दुनिया के लोग बहुत सारे जो क्लेवर और चालाक लोग हैं पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका काम है पाखंड के द्वारा अपनी दुकानें चलाना और लोगों का शोषण करना। लेकिन शोषण से बचने के लिए आपको ये फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को जब आप समझने लगेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली पाखंडपन जो भी है मार्केट में अवेलेबल है आप उससे बच जाएंगे। और जब आप पाखंडवाद से बचेंगे तो आपके मेंटल फैकल्टी रेशनल होने लगेगी और आप ऑटोमेटिकली रेशनल और नैतिक होने लगेंगे। जब आप नैतिक और रेशनल होने लगेंगे इट मीन्स आपकी जो हाइटेड क्वालिटीज़ हैं आप उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे और अपने विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हैं, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सोशल डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। इसलिए मेरा जो आज का मुख्य टॉपिक है वो पुनर्जन्म क्या है और किस चीज़ का होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि प्रीवियस मैंने कुछ एक छोटी सी वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्ध भी मानते थे। एक्चुअली बुद्ध पुनर्जन्म को किस रूप में मानते थे और पुनर्जन्म को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, इस बात को जानना जरूरी है। बुद्ध ने जो भी कहा उनको उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुद्ध और उनकी धम्म किताब में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है और उसको पढ़ कर के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जो मैंने समझा है, हर आदमी कोई भी किताब को पढ़ता है, समझता है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए अलग अलग मेंटल फैकल्टीज होती हैं, वो उसी चीज़ को अलग अलग एंगल में समझ पाता है। कुछ लोग तो वो समझ ही नहीं पाते एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता है। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि पुनर्जन्म बिल्कुल होता है, लेकिन किस चीज़ का होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उस केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी बॉडी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बनी है और हमारे जो है बुद्ध की भाषा में या बुद्ध के जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है 3-4 तरीके से बोला गया, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चलो ये उस टाइम केमिस्ट्री की भाषा नहीं है, लेकिन इफ़ वी रिलेट दिस टर्म्स विद द केमिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि पुनर्जन्म एक्चुअली है क्या है। इस संसार का जो भी पदार्थ बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स से बना हुआ है। बिना एलिमेंट्स के संसार में कुछ नहीं है। इस साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं एलिमेंट्स से बनी हुई है और हमारी बॉडी जब एलिमेंट्स से बनी है यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आवर बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के एक परफेक्ट रेशो के माध्यम से हमारी बॉडी में ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। उस मैकेनिज्म के आधार पर हम लिविंग बॉडी कहलाते हैं। इस साइंस भी इस बात को मानता है और बुद्ध के अकॉर्डिंगली भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है। और बाकी का जो है जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ, जो मेरी समझ बुद्ध को पढ़ कर के जो मेरा माइंड विकसित हुआ है, जो भी मैं समझता हूँ
कि हमारा शरीर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बना है, और जब हमारी बॉडी डेड होती है, यानी कि उसका जो डेड होने का मतलब है कि जो हमारी जो एलिमेंट्स का जो मैकेनिज्म है वो डिसबैलेंस होने लगता है, उसकी फंक्शनल एक ऑर्डर होता है, वो उस ऑर्डर में इम्बैलेंस होने लगता है, ऑटोमेटिकली कोलैप्स होने लगती है। तो जब भी कोई, जैसे मोबाइल हमारा है, तो मोबाइल में जब तक वो ऑर्डर में और मैकेनिज्म उसका काम करेगा वो ऑपरेट करेगा। इन द सेम वे हमारी सेल्स, कोशिकाएं, हमारे जो टिश्यूज़ है वो भी एक सेल्स जब एक ऑर्डर में काम करेगी तब तक वो फंक्शन करेगा। जैसे ही उसका ऑर्डर इम्बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेड होना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स से बनी है। उन्हीं एलिमेंट्स के कंपोजिशन से हमारी बॉडी बनी है। जब इंसान डेड होता है तो वो कंपोजिशन क्या होते हैं, इसी यूनिवर्स से आए थे, इसी ब्रह्मांड से आए थे और इसी वातावरण में वो विलीन हो जाते हैं। यानी कि हमारी जब डेड बॉडी होगी तो ये सारे एलिमेंट्स इसी इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और इसी इन्वायरमेंट में जाकर के बहुत करोड़ों इसके पार्टिकल्स बन जाएंगे। और पार्टिकल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन जो होगी डेड होने के बाद कुछ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो वातावरण में ऑलरेडी है, वो मरेगा नहीं। अब इसका पुनर्जन्म भी होगा। कैसे होगा? मान लो कि मेरे बॉडी में 100 अरब जो है एलिमेंट्स हैं, 100 अरब जो है पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स जब पूरे वातावरण में विलीन हो जाएंगे और ऐसे ही 100 लोग और भी मरे हैं और उनके पार्टिकल्स भी उसी में ही विलीन हो जाएंगे। अब उन्हीं पार्टिकल से मिलकर के एक नया जीव, लिविंग थिंग्स बनेगा। वो जब लिविंग थिंग्स बनेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी बॉडी में से जो 10 अरब जो पार्टिकल्स थे वही सेम पार्टिकल्स मिलकर के मेरी बॉडी को क्रिएट करेंगे, या मेरा जो पुनर्जन्म होगा, किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा जो पुनर्जन्म होगा इन्हीं एलिमेंट्स से होगा, ये सच है। लेकिन मेरे जो पुनर्जन्म के जो कोई भी व्यक्ति का पुनर्जन्म के ड्यूरेशन में वो एलिमेंट्स अरबों, जो 10 अरब जो एलिमेंट्स है सपोज किया हमने, वो 10 अरब एलिमेंट्स का ज़रूर नहीं है कि पूरा हिस्सा 10 अरब एलिमेंट्स से ही मेरी बॉडी बनेगी। उसमें से 2%, 1% हो सकता है, 0.11% भी उसका हिस्सा हो सकता है। ऐसे 100 आदमी मरे, 100 आदमी का जो डेड बॉडी है उनके पार्टिकल्स भी इसी यूनिवर्स में घूम रहा है, उनके एलिमेंट्स भी यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उनका हिस्सा भी कुछ कुछ हमको मिल सकता है। यानी कि जो नई जो लिविंग थिंग्स बनेगा वो हंड्रेड्स ऑफ लिविंग थिंग्स के जो रिमेनिंग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके कंपोजिशन से एक नई लिविंग थिंग्स बनेगी। और इसी लिविंग थिंग्स को बुद्ध ने जो है क्या बोला है, लिविंग थिंग्स को ही उन्होंने रीबर्थ बोला। और लोग इसको समझते हैं कि जो एग्जैक्टली इंसान है वही उसी का ही रीबर्थ होता है। ये प्रकृति में रीबर्थ तो होता ही है, एवरीथिंग इज रीबर्थ लेती है, लेकिन सेम रेशो में लेती है इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रीबर्थ एलिमेंट्स का होता है, वो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं और एक फिक्स रेशो में कंपोजिशन करते हैं। जब फिक्स रेशो में मिलन उनका होता है तो एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है। उस मैकेनिज्म के थ्रू लिविंग थिंग्स में एक मूवमेंट क्रिएट होता है, उसमें एक ऑर्डर क्रिएट होता है। उसी ऑर्डर को हम जो है लिविंग थिंग्स बोलते हैं, उसी को ही हम जन्म बोलते हैं। तो मेरी ऐसी समझ है, जो मैंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझा, और लोग इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से देते हैं। और जब इस आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे, यानी कि आपका माइंड साइंटिफिक होने लगेगा। जब आप माइंड साइंटिफिक हो जाएगा तो आप दुनिया के भय, आवंडर, दिखावा, उन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। और उसके बाद एक ही चीज़ है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और संयम मित रहने के लिए, नैतिकता, एथिक्स जिसको बोलते हैं। और एथिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कानून हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मानता हूँ कि इमोशंस हैं, कंपैशन है, कंपैशन का भाव आप बुद्धिज्म में पढ़ेंगे तो कंपैशन का भाव क्या है, ये मॉरलिटी का पार्ट है। दयालु होना एक मॉरलिटी का पार्ट है। ये कैसे आएगा?
जी, नैतिकता के हिस्से से आएगा। जब नैतिक आप हो जाएँगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर करुणा आने लगेगी, दया आने लगेगी, लव की फीलिंग आने लगेगी। ये सारी चीज़ें उसी भाव से आएँगी। लेकिन जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो लगता है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको शेयर किया। क्योंकि जो पार्टिकल्स हमारे शरीर से डेड होने के बाद विलीन होते हैं, वही पार्टिकल का कुछ हिस्सा हमारी सेम बॉडी क्रिएशन में ही काम आ पाता है, और बाकी क्या दुनिया के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके हिस्से कुछ-कुछ हिस्से से मिलकर के हमारी नई बॉडी बनती है। उसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे इस आइडियाज़ को सुना और समझा। थैंक यू वेरी मच।